हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए कोवेलेंट बॉन्ड के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी जो है हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट हैं, वो दोनों मिलके दिए थे, ठीक है। और लेटर ऑन इस थ्योरी को और इंप्रूव्ड वर्जन में यूज कौन किया? एक स्लैटर और दूसरा पॉलिंग, किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे कि मैंने बताया हिटलर और लंदन ने दिया था, विच वाज लेटर इंप्रूव्ड एंड डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लैटर, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो सबको जानना चाहिए। तो चलिए एजम्पशंस में क्या क्या एजम्पशंस है? तो द बेसिक एजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी आर: पहला, एटम डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब जब कोई एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है कि वो अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, मतलब वो आइडेंटिटी को रिटेन करेगा। आई बात समझ में? दूसरा, the bond is formed due to interaction of the valence electrons as the two atoms come close to each other। मतलब बॉन्ड तभी बनेगा जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आएगा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लोज नहीं आएगा तो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, और अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर? चलो, during the formation of bond only the valence electrons from each bonded atom lose their identity। मतलब जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अपने आइडेंटिटी को लूज करेगा, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब दोनों का वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहा है। तो अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक के पास तो रहा नहीं, वो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड मतलब अपने आइडेंटिटी को वो लूज कर देगा, ठीक। द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज अकाउंटेड बाय द फैक्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। कोई भी बॉन्ड कितना स्टेबल है ये कैसे पता चलेगा? तो वो कितना एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रिलीज कर रहा है। जितना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा उतना वो स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके एजम्पशंस। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं, अगर मान लो दो एटम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो जुड़ेगा जब, तो मान लो दो इंसान मिल रहा है, तो दो इंसान के बीच में अच्छाई भी होगा और बुराई भी होगा, है ना। तो उसी तरह एटम्स जब आपस में कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होंगे और कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होंगे। हम लोग को दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन वाला डोमिनेट कर रहा है। अगर मान लो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो बॉन्ड बनेगा। बट अगर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो फिर उस केस में बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं। तो वही चीज है, when two atoms are far apart from each other there is no interaction between them, when they come close to each other there are two new forces takes place। अभी जैसे बताया, दो अगर आपस में क्लोज आएगा तो सबसे पहला होगा द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अब ये रिपल्शन किसके बीच होगा? अब दो एटम आ रहा है, रिपल्शन किसके किसके बीच हो सकता है? तो दोनों का न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन हो रहा है ना, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में हो सकता है, दोनों एटम के इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो, और अट्रैक्शन किस में हो सकता है? तो भाई एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। क्लियर? उसी तरह दूसरे का न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का दोनों होता है, मतलब अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। बट बॉन्ड तभी बनेगा जब एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है। इफ इन अ सिस्टम these new forces can decrease the energy, मतलब एनर्जी घटेगा या एनर्जी रिलीज होगा, वही बात हुआ, ठीक है। then possibility of chemical bonding exists and if these forces lead to increase in energy, अगर इससे एनर्जी बढ़ गया, है ना, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। सबको क्लियर है?
चलो एक आते हैं हाइड्रोजन पे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि देखो ध्यान देना, तुम्हारे पास दो हाइड्रोजन है, HA और HB, ठीक है, HA और HB। HA का इलेक्ट्रॉन EA, HB का इलेक्ट्रॉन EB, क्लियर। अब ध्यान देना, यहां पे डॉटेड लाइन जो है पहले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब HA का इलेक्ट्रॉन EA को तो खींचेगा, उसी तरह HB का इलेक्ट्रॉन EB को खींचेगा, वो फिक्स है, उसमें कुछ काटने छाटने वाली बात नहीं है। बट एक नया फोर्स आएगा किसके बीच में, HB के साथ EA का और HA के साथ EB का, ठीक। उसी तरह रिपल्शन भी होगा, किसका किसका, EA और EB का रिपल्शन और HA और HB के न्यूक्लियस का रिपल्शन, ठीक। अब ये बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा वो जरा देखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये मेरा सेपरेट है, ये बेसिकली एक इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डायग्राम अगर अच्छे से ध्यान देना, तो यहां पे जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट था, एनर्जी यहां पे था। पर जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हुआ, ध्यान देना पहले अलग अलग था फिर जुड़ा, तो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा 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 और एक सर्टेन इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट में क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम होगा, ठीक। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कम, मतलब बहुत कम, और न्यूक्लियस रिपल्शन भी बहुत कम होगा क्योंकि एनर्जी सबसे कम है। बट इससे कम अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किए तो ये एटम वापस से दूर जाएगा और क्या हो जाएगा, इंक्रीज पॉजिटिव, इसीलिए बोला ये रिपल्शन। अब इसके फर्दर आएंगे तो रिपल्शन होगा, मतलब ये जो ऊपर गया है ना लाइन, मतलब रिपल्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रिपल्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, और जिस पॉइंट पे एनर्जी सबसे कम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जैसे H2 का बॉन्ड लेंथ कितना, 74 पिकोमीटर, क्लियर। उसी तरह एक और देखते हैं, दैट इज He2। He2 बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर सिंपल वे में बात किया जाए तो हम लोग MOT में भी बोलते हैं He2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। बट VBT के कंसेप्ट से इसको कैसे समझेंगे, तो VBT बोलता है, क्या बोल रहा है VBT बोला कि हर एटम के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। मान लो किसी में रिपल्शन ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्यों बनेगा भाई बॉन्ड, फिर तो बॉन्ड नहीं बनेगा ना। तो बस वही चीज यहां पे भी ध्यान देना। ये मेरा दो गो हीलियम है, दोनों 2+, मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन रहता है, दोनों हीलियम में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 1-2 और इसका 1-2। अब ध्यान देना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका, मतलब टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स कितना, 4 हुए। अरे भाई 1 2 3 4, ठीक है, 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन ध्यान देना, 1 2 3 4 और एक न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन, मतलब 5 रिपल्शन हो रहे हैं और 4 अट्रैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इसीलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है सबको, सबको मेरी बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। क्या होता है ऑर्बिटल ओवरलैप, मान लो जब दो एटम आपस में कंबाइन होता है, हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल बन गया, बॉन्ड बन गया, सब सारा कुछ बोल देते हैं, पर ये कंबाइन करता कैसे है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मिला, हाँ भाई चलो घूमने चलते हैं, ऐसा तो नहीं है, चलो बॉन्ड बना देते हैं, ऐसा नहीं। उन सबके जो ऑर्बिटल्स है ना, जिसके पार्शियली फील्ड होते हैं, पार्शियली फील्ड इन दिस सेंस एक इलेक्ट्रॉन है ना, फुली फील्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल जब पार्शियली फील्ड होते हैं तो वो आपस में कंबाइन करते हैं, वही आपस में कंबाइन करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता कैसे है, तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके, ठीक। इसी ओवरलैपिंग कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। क्लियर है, जब ये एटम्स ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं तो बेसिकली इससे 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। क्लियर, कितने बॉन्ड होते हैं, 3 टाइप के, सिग्मा, पाई और डेल्टा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो जब एंड टू एंड ओवरलैप, जैसे मान लो ये दोनों पेन है, ठीक है, ये पेन जब ऐसे ओवरलैप करेगा इस तरह से, एंड टू एंड दोनों का छोर आपस में ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा। और जब ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो इसको बोलेंगे पाई, ठीक है।
तो बस उसी चीज को ध्यान देना, द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैप, है ना, हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर मतलब ये इसको बोलते हैं, ये है ना, ये एकदम बीचों बीच, along the internuclear axis जब होगा तो उसको उससे जो बॉन्ड बनता है that bond is known as सिग्मा बॉन्ड। इसको बेसिकली हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसएस का हो गया एसएस ओवरलैपिंग, एस और पीजेड, ध्यान रखना पीएक्स पीवाई पीजेड होता है, तो पीजेड वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड के लिए जनरली माना जाता है, पार्टिसिपेट करता है, उसी अलग पीजेड पीजेड पीपी ओवरलैपिंग। तो इस तरह से तीन टाइप के हम लोग सिग्मा बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, एसएस एसपी पीपी, क्लियर। चलो अब आते हैं इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहला तो पता चल ही गया, अलोंग देयर एक्सिस होगा, हमेशा ओवरलैपिंग अलोंग देयर एक्सिस होगा, ठीक। दूसरा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, मतलब जिस पॉइंट पे, जैसे ये लाइन यहां से ज्वाइन कर रहा है ना, ये इंटरन्यूक्लियस लाइन है, ठीक है, तो इसमें जहां पे बॉन्डिंग हो रहा है, जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये हमेशा सिमेट्रिकल रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे जैसे ऊपर कम हो गया नीचे ज्यादा हो गया, एकदम एक जैसा ओवरलैपिंग होगा। समझ में आई बात, सिमेट्रिकल। देखो इसमें भी देखो सब में सेम होगा, है ना, इसमें भी देखो ये भी, इसमें भी सिमिलर टाइप का होगा। आई बात समझ में, मतलब इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। चलो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड हेंस लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है किसके मुकाबले, पाई के मुकाबले, इसीलिए लेस रिएक्टिव, जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका जो शेप है वो सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करता है, ठीक है, शेप जो है सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन होगा, एकदम इजीली फ्री रोटेट करेगा, बात समझ में आई, कोई टेंशन नहीं, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। उसके बाद दिस बॉन्ड कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मान लो पाई डेल्टा बॉन्ड हो ना हो बट सिग्मा बॉन्ड अकेले भी रह सकता है, जबकि पाई बॉन्ड के बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड मस्ट है, बिना सिग्मा का पाई बनेगा ही नहीं। समझ में आई बात, तो यही बोल रहा है दिस बॉन्ड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। चलो उसके बाद क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जल्दी मूव नहीं करता है, सिग्मा बॉन्ड फिक्स होता है ना, वो तो टूटता भी नहीं जल्दी, तो इसीलिए इनको सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, कोई दिक्कत, एज दे डजंट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अभी जैसे बताएं, क्लियर है। तो ये सिग्मा का ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आते हैं पाई बॉन्ड, इसमें क्या होता है, तो भाई अभी बताएं कि भाई ये इस तरह से होगा तो सिग्मा, इस तरह से अगर इंटरेक्ट करेगा तो पाई, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस ये है, दोनों का बीच का न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियस के अलोंग कर रहा था, इसमें न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर करेगा, देखो ये न्यूक्लियस है और ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो वही चीज है, द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा इस तरह से, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब अगर ये एक्सिस हुआ तो हमेशा इंटरेक्शन इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में होगा, कभी भी पैरेलल में नहीं होगा, ठीक है। चलो तो इस तरह से बेसिकली जनरली तीन टाइप के पाई बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग, अच्छा पीएक्स पीएक्स पीवाई पीवाई से भी बन सकता है, एक पीडी और एक डीडी, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब जरा देखते हैं पाई बॉन्ड का क्या क्या पॉइंट्स है। तो पहला तो हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगा, साइड वाइज दोनों एक दूसरे के साइड से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, या लैटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होता है, क्यों, क्योंकि भाई जिस एक्सिस लाइन जो एक्सिस को ज्वाइन करता है उसमें कहीं नहीं रहता, उसके ऊपर रहता है और नीचे रहता है,
अगर उसमें रहता तब हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, पर उसमें नहीं रहता, ऊपर और नीचे रहता है, वहां पे खाली रहता है। ठीक, वीक बॉन्ड होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वीक होगा तो रिएक्टिव होगा, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। दिस बॉन्ड डू नॉट अफेक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड शेप ऑफ मॉलिक्यूल को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शेप ऑफ मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है। ठीक है, चलो, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है इसमें। क्यों भाई? भाई मान लो अभी एक बॉन्ड था, तब तक तो मस्त एकदम रोटेट कर रहे थे, जब भी दो बॉन्ड आएगा अब कैसे रोटेट करेगा? अब भाई रोटेट कर ही नहीं पाएगा, देखो एक दूसरे को रोक देगा। ठीक है, चलो, पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विथ ए सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि बताएं कि सिग्मा बॉन्ड अकेले भी रह सकता है, पर पाई तभी बनेगा जब सिग्मा बनेगा। ठीक, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा मतलब कभी भी कहीं पे भी रिएक्ट कर जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए किसके? पाई बॉन्ड्स के। चलो, तो अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम अभी बताएं कि भाई सिग्मा मोर स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई। क्यों माने सर हम? कैसे पता चल जाएगा सिग्मा मोर स्ट्रॉन्गर है पाई का? भाई सही बात है, तो उसका कुछ कारण है, उसके कुछ फैक्टर्स है, कौन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कौन घटाता है। तो देखो जनरली दो मेन फैक्टर है, पहला दूसरा। पहला होता है ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन का मतलब कितना आपस में ओवरलैप किया है, कितना कितना एरिया में ओवरलैपिंग है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। अब ये सी बात है, एक चीज समझना, मान लो ये दो बड़ा इंसान का हाथ है, ठीक है, तो एक ऐसे पकड़ लिए, एक देखो एकदम ऐसे पकड़ लिए, ये भी हाथ पकड़ना हुआ और एक ये भी हाथ पकड़ना हुआ। अगर हम बोले बताओ ओवरलैपिंग जोन ज्यादा किस में है, तो ऑब्वियस है इसमें, क्योंकि ज्यादा अच्छे से ज्यादा एरिया से पकड़ा हुआ है, तो ये ओवरलैपिंग जोन ज्यादा है, तो ऑब्वियस है इसका क्या होगा? ज्यादा होगा स्ट्रेंथ। जबकि इसमें तो भाई कभी भी ऐसे छूट जाएगा। समझ में आई बात? तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो? किस सबशेल का अपना डायरेक्शन है, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। समझ में आ रही बात? तो उस तरह से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एस नॉन डायरेक्शनल होता है, पी और डी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो मतलब पीडी का जो बॉन्ड होगा, पी और डी का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा डायरेक्शनल शो करेगा एस के मुकाबले, तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अभी देखेंगे हम लोग इस चीज को। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। अब एक चीज को थोड़ा ध्यान देना, ये जो फैक्टर है ना तो बहुत कम होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इंटरन्यूक्लियर हो गया तो ओवरलैपिंग जोन कम हो जाएगा, और बहुत अगर क्लोज आ गया तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन स्टार्ट होगा। तो ये फैक्टर उतना बड़ा रोल नहीं प्ले करेगा, बट कहीं कहीं पे करेगा, जैसे हम अभी देखेंगे। जैसे अब आते हैं इसी इन तीनों के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा में ऑब्वियस है सबसे पहला कौन होगा? पीपी। क्यों सर? क्योंकि भाई सिंपल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है पी पे, एस के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा पीपी, फिर एसपी, फिर एसएस। एसएस सबसे कम होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड में डीपी पीपी डीडी। अब बोलोगे सर इसमें तो सब में डायरेक्शनल है, तो भाई देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना। पीडी में क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा सा दूर रहता है, पर ओवरलैपिंग ठीक ठाक, ओवरलैपिंग अच्छा रहता है। पीपी में क्या होता है? ओवरलैपिंग अगर ज्यादा करने गए तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत क्लोज आएगा। समझ में आई बात? और इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ओवरलैपिंग जोन ही कम हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा होता है पीडी स्ट्रेंथ, उसके बाद पीपी, उसके बाद डीडी। ये पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे कि बात है हम लोग डेल्टा बॉन्ड। भाई ये डेल्टा बॉन्ड एकदम फ्री का बात है, इसमें तुम्हारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक, व्हाट इज डेल्टा बॉन्ड? देखो अभी तक हम लोग दो तरह से हाथ मिलाना सीखे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, है ना? भाई हाथ तो भाई ऐसे दो उंगली है और दोनों ऐसे भी आके मिल सकता है, ऐसे भी तो मिल सकता है ना। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा समझना। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ना तो ये साइड वाइज होता है और ना ही एंड टू एंड। सर फिर कौन सा बचा? भाई इसमें जो है फेशियल ओवरलैपिंग होता है। फेशियल मतलब हो गया
ये एक फेस, ये आपस में से ओवरलैप करेगा तभी ये बॉन्ड बनेगा। अब तुमको ये चीज तो समझ में आ गया होगा, अगर फेशियल ओवरलैपिंग हो तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो बहुत कम हो जाएगा सर, फिर तो बॉन्ड का स्टेबिलिटी बहुत कम। एकदम सही बात भाई, डेल्टा बॉन्ड का स्टेबिलिटी सबसे कम होता है क्योंकि उसका इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन ही इतना ज्यादा होता है। मतलब अगर सिग्मा, पाई और डेल्टा में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? डेल्टा, फिर पाई, फिर सिग्मा। चीज समझ में आया? तो डेल्टा बॉन्ड में होता क्या है? फेशियल इंटरेक्शन, फेशियल ओवरलैपिंग, the type of bond which is formed by facial overlapping of atomic orbitals in such a way that axis remains parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। मतलब एक दूसरे के पैरेलल रहेगा बट जहां से ज्वाइन होगा उसके ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ साइडवाइज ओवरलैपिंग ईच फेस इंटरेक्ट विथ दिस पैरेलल फेस गिव राइज टू द डेल्टा बॉन्ड, ठीक, जैसे कि मैंने बताया। अब जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया, देखो इसका फेस इससे मिल रहा है, व्हाइट व्हाइट, जो कलर हम इसीलिए चेंज करके दिखाएं, इसका फेस इससे मिल रहा है, इसका फेस इससे, इसका फेस इससे। मतलब अगर हम बोले इस मॉलिक्यूल को उठाएं ऐसे और इसके ऊपर ऐसे चिपकाएं तो इससे इससे मिलेगा, इससे इससे, इससे इससे, इससे इससे। समझ में अब आई गई होगी बात? क्लियर है? टाइप इक्वेशन यार थोड़ा सा इसको इग्नोर करना, ये जस्ट टाइपिंग एरर है तो इसको इग्नोर करना भाई, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अब बात आता है सर ये डेल्टा बॉन्ड बनाता कौन है? तो डेल्टा बॉन्ड डी और एफ जनरली बनाता है, जिसमें डी में दो ऑर्बिटल है जो डेल्टा बनाता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये दोनों डेल्टा बनाता है, ठीक है। और इसमें डी एक्स वाई जो है ना दोनों टाइप का बनाता है, डेल्टा भी बनाता है और पाई भी बनाता है, ठीक है। चीज समझ में आया? तो ये था डेल्टा बॉन्ड का एक सिंपल सा छोटा सा स्टोरी। अब आई होप आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा, और अगर क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज, अच्छा एक चीज मैं बोलूंगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत एनर्जी मिला कि नहीं अब तो वीडियो हमको रेगुलर देना ही पड़ेगा। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स करते रहना, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, ठीक है। तो अगर क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।